नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, ये भारतीयता आधारित एकता, सद्भाव यानी आपसी एकता, आपसी सद्भाव, आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम, आपसी अखलाक मोहब्बत इत्यादि सभी को लाने के लिए भारतीय अवाम ताकत दल अभी फिलहाल YouTube के संदेश के माध्यम से ये प्रयास कर रहा है। ये आगामी जो इस आगामी क्या मतलब अब तो खैर चुनाव और इस चुनाव में भी भाग लेने के लिए वो बराबर कहता आ रहा था, लेकिन इसी बीच में कोरोना की जो तीसरी जो लहर है ओमिक्रॉन वाली वो चली आई है वो और उसने इस देश को ग्रस लिया है और शायद कल तक जो है 2,65,000 केसेस, पॉजिटिव केसेस की खबरें आई हैं और काफ़ी उनके और उसके चलते काफ़ी मौतों की, कैजुअलिटीज़ की भी खबरें थी और उसी दौरान सब कुछ जानते हुए जबकि एक अनुभव चुनाव आयोग को, सभी को, इस देश को हो चुका था कि इसे जो पिछले साल जो कोरोना के चलते ही जो है कोरोना की लहर के दौरान ही चुनाव कराने के कारण जो है हमारे हजारों भारतीय भाई बहनों को जान गंवानी पड़ी थी। ये चीज बहुत ही गंभीर चीज है, गंभीर विषय है कि जिसमें हमारे देश के लोगों की जान जाती हो। ये अपने को संवैधानिक संस्था कहते हैं, लोगों की जान लेने पर वो तुले हुए लगते हैं। अब ये कौन सा लोगों की जान लेने में कौन सा अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन देखते हैं, यह देखने वाली बात है और ये बहुत गंभीर विषय है। हजारों लोगों की जान गई और जहां तक भारतीय अवाम ताकत दल का मानना है कि इसको बहुत ही लापरवाही के दृष्टिकोण से ये जो न्यायपालिका ने भी बहुत लापरवाही के दृष्टिकोण से इसको देखा और छोटी सी धमकी दिया इनको जो है चुनाव आयोग को, वो भी सिर्फ एक हाईकोर्ट ने, जो मद्रास हाईकोर्ट ने, कि क्यों न इनके ऊपर हत्या का मुकदमा चलाया जाए। इतने लोगों की जानें गई और ये चुनाव आयोग माना नहीं।
लगता है कि इन संवैधानिक संस्थाओं को अपने देश के लोगों की जान की कीमत मालूम नहीं है, लेकिन यही न्यायपालिका और खास करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय इत्यादि बराबर ये कहते रहे हैं कि हमारे देश के ह्यूमन लाइफ्स यानी लोगों की जान बेशकीमती है। और जब उसकी कीमत जबकि उसकी कीमत का मूल्यांकन करने का समय आता है तो वो चीज यानी वो तत्परता एक्शन लेने में, कार्रवाई करने में, आदेश पारित करने में और फैसले करने में वो तत्परता नहीं दिखाई देती है न्यायपालिका की, खास करके उच्च माननीय उच्च न्यायालयगण और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, कि वो तत्परता नहीं दिखती है कि हमारे देश के लोगों की जान जाती रहे और पता नहीं यानी किस संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्भर लोगों की जान जाने में ये संस्थाएं देखती हैं। ये भी एक बहुत विचित्र लेकिन बहुत ही दुखदाई वो विषय देखा गया है। अब एक याचिका वो हाईकोर्ट में लगी थी, उत्तरांचल हाईकोर्ट, तो वो तो खैर उसने लौटा दिया, इसलिए उसने लौटा दिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी हाईकोर्टों को ये आदेश दे रखा है कि एक बार जब चुनाव की तिथियों की घोषणा हो जाए या मतलब ये या आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट यदि लागू हो जाए तो फिर कोई भी केस हाईकोर्ट उसको इंटरटेन न करें। चुनाव समाप्त के बाद और जो परिणाम घोषित होने के बाद ही वो इस तरह के केसेस जो है वो इंटरटेन कर सकते हैं। ऐसा आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी माननीय उच्च न्यायालय गण को दे रखा है। तो इसी को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय माननीय उत्तरांचल उच्च न्यायालय ने वो केस को लौटा दिया है। अब सभी की निगाहें जो है वो सर्वोच्च न्यायालय पर गड़ी हुई हैं। सर्वोच्च न्यायालय के सामने देश की परिस्थिति वो चाहे कोई रिपोर्ट करे न करे ये उसके सामने है। सरकारी एजेंसियां किस तरह से तथ्यों को रखती हैं, इसको भी काफी मौकों पर देखा गया है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने देश की परिस्थिति सामने है कि कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन के रूप में पूरा देश को घेर लिया है। देश को ग्रस रहा है। 2,65,000 केसेस यानी कि कल की तिथि में हैं। शायद जब वो डेट लगी है तारीख 19 को, तब तक वो कितना पहुंच जाए, 4 लाख या 5 लाख लोगों की जानें भी जा रही हैं। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो कि मौके बेमौके यह कहता रहा है कि यानी सभी के लिए जो ह्यूमन लाइफ्स है या भारतीय भाई बहनों की जान जो है वो बेशकीमती है। तो उसके इस कथन पर वो उसको अपने इस कथन पर अपनी संवेदनशीलता अपने एक्शन के द्वारा साबित करने की घड़ी आई है। और जहाँ तक मेरा एक नागरिक होने के नाते और सभी और भारत के सभी नागरिकों की अपेक्षा होगी कि अपने लगातार कहे हुए कथन का माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो है अपनी वो संवेदनशीलता की उसके लिए
और उस तरह की सभी संवैधानिक संस्थाओं के लिए भारतीय भाई बहनों की लाइफ, उनका जीवन बेशकीमती है। इसको अपने कार्यों से साबित करेगा। यह पूर्ण आशा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से। इससे अधिक इस मौके पर मुझ जैसे नागरिक इससे अधिक कुछ कह नहीं सकते। और इस निवेदन में और इस नम्र प्रार्थना में बहुत कुछ है, यदि कोई इसको समझे तो। अब जो राजनीतिक दलों और ये राजनीतिक दल, जैसा कि भारतीय वाम ताकत दल ने पूरी स्पष्टता के साथ अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बता रहा है कि ये राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज की, देश की विघटनकारी ताकतें हैं। राजनीतिक दलों का इन सबों ने चोंगा पहन रखा है और जो है, और इनके चरित्र से देश भी अवगत है, अपने आदरणीय भारतीय अवाम भी अवगत है। लेकिन अवगत होकर के वैसी, जब तक आप वैसी कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक ये विघटनकारी ताकतों का, जो कि राजनीतिक दलों के वेश में है, इनके हौसले पस्त नहीं होंगे। अब जैसे कि वो जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 साल तक वो शामिल रहा। सारी अच्छाइयाँ उसको दिखती रही। और फिर जब ये चुनाव आया तो कुछ टिकट इत्यादि को लेकर के अपना जो चुनावी हिसाब किताब है या चुनावी गणित है, उसे अनुकूल दिखा नहीं। और वो फिर वो पाला बदल करके शायद समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया। अब उनका जो है हिसाब किताब है, उस पर नहीं कुछ कहना है। लेकिन जिस ढंग का वो वक्तव्य दे रहा था, वक्तव्य ये कर रहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दूंगा। यदि ये भारतीय जनता पार्टी कोई सेना होती और आप भी और आपके भी कोई सेना होती, तो मैदान में आप जो है वो उसको हरा सकते हैं, उसको हरा सकते हैं, या आप जीत सकते हैं इत्यादि बात है। ये अधिकार का प्रयोग हमारी आदरणीय भारतीय अवाम का महोदय, उसको प्रयोग करने दीजिए। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसा कि अवाम आपके पॉकेट में बैठी हुई है। आप इतने बड़े तानाशाह हैं कि आप जो कहेंगे, आप वो अवाम, आप जो आपके पॉकेट में आपने कैद कर रखा है, वो जो है उसी अनुसार वो काम करेगी। इनकी सोच को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, सभी आदरणीय भारतीय अवाम पहचाने कि जो अधिकार का प्रयोग हमारी आवाम को करना है, उस अधिकार को ये कहते हैं कि हम जो है धूल चटा देंगे। आप अकेले की बात करिए, अवाम का जो अधिकार है, जो उसकी इज्जत है, जो उसकी प्रतिष्ठा है, उस पर जो है वो एक एकाधिकारिक या अथॉरिटेरियन जो है अहंकार मत दिखाइए। और स्वामी प्रसाद मौर्य कोई अकेले नहीं है। ये तो बहुत घिनौने रूप में इन्होंने हमारे अवाम का जो मताधिकार का जो है उस पर जो मताधिकार है उसके ऊपर बैठ करके इन्होंने अहंकार दिखाया है। और इसी प्रकार का अहंकार बराबर जो है समाजवादी पार्टी के तमाम लोग, अखिलेश भी उसके तमाम कार्यकर्ता और उनकी पार्टी के तमाम पदाधिकारी लोग, प्रवक्ता लोग बोलते रहते हैं कि
हमारी पार्टी आ रही है, बीजेपी हार रही है, हमारी पार्टी आ रही है, हम 400 या 403 सभी सीटें जीत रहे हैं। ये अधिकार जनता का है। जो कह रहे हैं ये अधिकार जो है जनता का है। जनता के अधिकार पर आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप उसे निवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसके अधिकार के ऊपर अपना अधिकार जताना ये सरासर अहंकार है। और उसी प्रकार अहंकार जो है वो दूसरी पार्टियां भी दिखाती हैं। बीजेपी भी कहते हैं कि हम 350 सीट ला रहे हैं, और भी लोग कहते हैं। इसमें जो सोचने वाली बात है कि आखिर ये अहंकार क्यों दिखाते हैं, वो हमारी आवाम को क्या समझते हैं? कोई यानी भेड़ बकरी है कि जहां वो हाँक देंगे और वो हमारी आवाम चल देगी। अपनी आदरणीय भारतीय आवाम से मेरी यही दरख्वास्त है कि जो आपको ये भेड़ बकरी समझने की जो इनकी मानसिकता है कि जिधर वो हाँक देंगे जो है उधर ये हमारी आवाम जो है चली जाएगी, इसी भ्रम को तोड़ना है। अपने आदरणीय भारतीय आवाम से यही एक दरख्वास्त है, विनम्र दरख्वास्त है कि जो ये सोच रखे हैं, बोलते हैं कि हमारी पार्टी जीत रही है, हम 3 से 3 ला रहे हैं, हम 4 से 3 ला रहे हैं, यानी उनके अधिकार पर अधिकार दिखाने का अहंकार। अब इस पर क्योंकि ये सब इस तरह की जो ताकतें हैं जो कि राजनीतिक दलों के वेश में हैं, कुतर्क देने में बहुत आगे है, वो भी पूरी धृष्टता के साथ, बेहयाई के साथ। और शायद कुछ लोग हमसे भी कहते हैं कि आप जाइए, और जिस तरह का यानी वो कुतर्क देते हैं, अखिलेश जो है वो कुतर्क देते हैं, और लोग देते हैं, जवाब दीजिए। जब मौका आएगा तो हम जवाब दे भी सकते हैं, और सारी बातें तो कह रहे हैं हम, और अपनी आवाम को हम समझा भी रहे हैं। जितनी संस्थाएं हैं यानी उनको भी हम निवेदन कर रहे हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे माननीय उच्च न्यायालय गण हो, चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, उनसे भी निवेदन कर रहे हैं। अभी जो है यूट्यूब के संदेश के माध्यम से, लेकिन और ये क्या तर्क देंगे? मान लीजिए अखिलेश यादव हैं, वो क्या तर्क देंगे? जो शख्स ये कह रहा है कि राहुल गांधी विदेश में वो सीखने जाते हैं, ये सबको मालूम है, पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी जो उन्होंने लूटा है पैसा काले धन पर, ऐश करने जाते हैं विदेशों में, और वो बड़ी बेशर्मी से पैसा है हमारे अवाम का, उस लूटे हुए पैसे पर जो है ऐश करने जाते हैं। तो जिसकी आत्मा इतनी मरी हुई हो, सड़ी हुई, और यही नहीं, राहुल गांधी के तमाम गद्दारी के कारनामे, लूट के कारनामे, और देश के खिलाफ हमेशा जो है खड़े होने के कारनामे, जब ये अखिलेश महोदय बोल नहीं सकते हैं, इनकी आत्मा, जिसकी आत्मा इतनी मरी हुई हो, उसके साथ हम क्या तर्क कर सकते हैं? और जो कि झूठ भी बोलता हो, और वैसे यदि उनको नैतिक साहस है तो सामना कर सकते हैं। यदि उनको नैतिक बल है अखिलेश यादव को, अखिलेश यादव ही नहीं, वो राहुल गांधी है, या मोदी जी है, या जेपी नड्डा है, यदि इन समूहों को नैतिक बल है, नैतिक साहस है, तो सामना वो कर सकते हैं। लेकिन उनको एक अहंकार और होगा कि ये एसपी सिंह कौन है, माने बहुत बड़े अहंकार में है, इस धारणा में नहीं है कि वो भी एक नागरिक है और मैं भी इस देश का नागरिक हूं। हमारी आवाम के समर्थन से वो कुछ जो है कुछ अधिकार उनको मिल जाते हैं। लेकिन मूलतः
जो हैसियत है, मैं भी इस देश का नागरिक हूं और वो भी इस देश का नागरिक है। तो इस अवधारणा से ऊपर उठ करके बोलेंगे कि ये एसपी सिंह कौन है, उसके चंगू मंगू और जो उसके चमचे भी ये सब बोलेंगे। लेकिन फिर भी वो यदि वो सामना करना चाहें और देश इसके लिए इच्छुक हो, तो मैं इन सभी को एक साथ मैं सामना भी कर सकता हूं और इनके हर फितरत का जवाब भी उनको मिल सकता है। और ये सामना क्या करेंगे? राहुल गांधी जो है वो सामना क्या करेंगे हमसे, पहले बताइए। जो खुद ही इस देश का गद्दार है, डोकलाम के मुद्दे पर जो है वो चीन के राजदूत से रात में अंधेरे में मिलता है, उसका क्या नैतिक साहस होगा कि हमसे वो बात करेगा? देश के साथ हमेशा गद्दारी करने वाला, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से रिश्वत लेकर के चीन के पक्ष में और भारत के खिलाफ माहौल बना करके हमारे साथ, हमारे देश के साथ और हमारी आवाम के साथ गद्दारी करने वाला वो क्या सामना करेगा? मोदी जी जो है वो क्या सामना करेंगे, जो कि देश के दुश्मनों को पाल करके और एक कार्रवाई न करके, बताइए, देश के दुश्मनों का खात्मा करते हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए ये जितने भी खास करके जीएनपीसी हैं, गांधी नेहरू परिवार, जनरल चौकड़ी काकस और वामदल इत्यादि जो है, यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए और देश के लिए बहुत खतरा किस्म के और देश के बहुत खतरनाक गद्दार भी हैं। इनको ये पाल करके जो पाल रहे हैं और देश को हर मौके पर शर्मसार कर रहे हैं। ये क्या ये मोदी महोदय जो है क्या जवाब देंगे? शायद वो भी इस अहंकार के शिकार हो सकते हैं कि एसपी सिंह कौन है। लेकिन एसपी सिंह उनको बताना चाहते हैं कि आपकी वही हैसियत है जो मेरी है। मैं भी इस देश का नागरिक हूं और आप भी इस देश के नागरिक हैं। जनता ने आपको समर्थन देकर के कुछ आपको जो है जिम्मेदारियां दी हुई हैं, तो इससे आपकी हैसियत हमारे जैसे लोगों से अधिक आपकी हैसियत नहीं है। तो अहंकार में मत रहिए। कोई भी हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, चाहे कोई भी, तो ये लोग जो है सामना नहीं कर सकते हैं। अहंकार में कुछ बोल सकते हैं, तो लेकिन फिर भी मैं तैयार हूं इन सबों को एक ही साथ जो है जवाब देने का भी, और ईश्वर के आशीर्वाद से, खुदा की रहमत से इनको एक साथ जो है तर्कों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर इनको, इन सभी को एक ही साथ जो है धूल दूषित करने का भी वो आशीर्वाद हमको मिला हुआ है। ऐसी बात नहीं है। हम जो भी बातें रखते हैं और जो भी बात रखते रहेंगे, वो अपनी पूरी आवाम के लिए और देश के लिए। तो वही बात कही जा रही है कि अखिलेश महोदय जो है राहुल गांधी, और राहुल गांधी कितना बड़ा डकैत है इस मुल्क के लिए, और शायद उनको ये भी और वो कैसे वो बोल सकते हैं जब वो खुद ही जो है पुष्पराज जैन और जो है पीयूष जैन के मामले को लेकर के इधर उधर वो झूठ बोल रहे हैं और उनके लोग झूठ बोल रहे हैं, तो नैतिक रूप से वो भी गिरे हुए हैं। तो कैसे वो जो है जो राहुल गांधी जो है इनसे बहुत बड़ा डकैत है, उसकी जो है उसकी बात को, लेकिन उसकी बात को देश के सामने रखेंगे। लेकिन ये तकाजा है कि जिस आवाम को आप फेस कर रहे हैं, जिस आवाम के समर्थन से आप जो है कुछ आप कुछ पद हासिल करेंगे, संवैधानिक पद हासिल करेंगे, आपका फर्क बनता है कि कम से कम आवाम के हित की बात करें। तो इन सबों ने जो है वो आवाम का पैसा लूटा हुआ है जीएनपीसी ने, लेकिन नहीं,
आप नैतिक रूप से इतने गिरे हुए हैं कि आप बोल नहीं सकते। और जो राहुल गांधी किया है वही तो आपने किया है। ये जो है पुष्पराज जैन या पीयूष जैन के यहाँ जो पैसे मिले हैं और उससे यानी पल्ला झाड़ने के लिए झूठ पर झूठ जो बोल रहे हैं वो हमारी आदरणीय भारतीय आवाम देख रही है। और यही नहीं, ये जो शरद पवार का जो भ्रष्टाचार है, जो उसके खतरनाक किस्म के जो भूमिगत जो डॉन है, जो अपराधी हैं, खास करके इसका संबंध मतलब शरद पवार का संबंध जो है वो हाजी मस्तान से लेकर के दाऊद इब्राहिम से लेकर के इकबाल मिर्ची तक उसके संबंध है। और भ्रष्टाचार के यानी कई मामले हैं, कुछ मामले जो प्रकाश में आए होंगे और एक जो कोऑपरेटिव का एक बहुत बड़ा जाल है। और उस कोऑपरेटिव का जो बहुत बड़ा जाल है भ्रष्टाचार का, उसका सबसे बड़ा माफिया यही है, शरद पवार ही है। तो इस पर कम से कम यानी जिस आवाम के बूते आपको ये इज्जत मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है, पद मिलता है, कम से कम उस आवाम के पक्ष में आप ये बोलने की हिम्मत है अखिलेश जी? नहीं है। और ये फितरत सिर्फ अखिलेश की ही नहीं है। शरद पवार भी जानते हैं कि अखिलेश महोदय जो है इस समाज के लिए कितने घातक हैं। जब भी हमेशा जो है वो आतंकवादियों के साथ उनकी जो है यानी हमदर्दी है। ये अपने टीएस हसन और कौन शफीकुर रहमान वर्क से तालिबान के समर्थन में जो है वो समर्थन दिलवाते हैं। तो देश के लिए ये खतरनाक है। लेकिन शरद पवार चूंकि उन्हीं अभिशापों के वो माने से ग्रसित हैं, या उन्हीं अभिशाप के फितरतों से ग्रसित हैं। तो वो भी जो अखिलेश के विषय में वो नहीं बोल सकते, क्योंकि वो नैतिक रूप से खुद ही वो गिरे हुए हैं। और यही हालत है जब ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी भ्रष्ट भी है और इसी तरह से माफिया और गुंडा राज जो है वो फैलाई हुई है। लेकिन देश को यह भी जानना चाहिए कि ममता बनर्जी को सत्ता में लाने की जो सबसे बड़ा जो पाप किया है वो बीजेपी और मोदी जी ने किया है। देश को जानना चाहिए कि ये योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में करीब 4.5 साल के दौरान ये समाजवादी कहीं दिखते नहीं थे। योगी जी ने समाजवादियों को जिंदा करने के लिए पंचायत का चुनाव वो करवा दिया और उस पंचायत के चुनाव करवाने से हजारों हमारे भारतीय भाई बहनों की जाने गई। तो जीवन दान दे दिया योगी आदित्यनाथ ने इन समाजवादियों को, और तब से जो है वो चौड़े हो गए। इस देश के लिए जो है वो अभिशाप बन गए। तो उसी प्रकार ये मोदी जी ने जो ममता बनर्जी को बिठाया है, इसका मुख्य अपराधी जो है वो मोदी जी ही है। देश ये भी देखता होगा कि किस तरह से ममता बनर्जी से गाली खाने के बाद भी एक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से गाली खा करके इस देश का प्रधानमंत्री जो है किस तरह से ममता बनर्जी का इस्तेमाल अपने चुनावी
उद्देश्य के लिए वो करना चाहता है। देश ने देखा होगा कि 2024 के लोकसभा के चुनाव के लिए ये मोदी महोदय, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, उस ममता बनर्जी मुख्यमंत्री, जो कि काफी अवसरों पर यानी गाली इनको देती रहती है, हमारे प्रधानमंत्री महोदय, हालांकि यह हमारे जैसे कई लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन वो गाली खा करके भी इसका इस्तेमाल वो करना चाहते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, वो विपक्षी एकता को तोड़ने के लिए। और कोरोना के अवधि में जबकि वो जानते थे कि लोगों की जानें जा रही हैं, तब भी चुनाव करवा करके ममता बनर्जी को उस स्थान पर बिठाया। और इतना ही नहीं, चुनाव खत्म होने के बाद अपने ही कार्यकर्ताओं पर जो जुल्म हुआ, भारतीय जनता पार्टी के यानी कार्यकर्ताओं पर जो जुल्म हुआ, हर तरह का माने हिंसा भी और भी अमानुषिक जो व्यवहार होता है वो भी, जिसको आप सभी लोग रेप कहते हैं, लेकिन रेप शब्द जो है कहने में हमको काफी संकोच होता है। और मेरी भी एक वो जो है मर्यादा है। तो रेप या बलात्कार नहीं, बल्कि अमानुषिक व्यवहार जानवरों वाला। तो अमानुषिक जो है अत्याचार के शिकार भी हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। और वो चुन करके जिन बस्तियों ने जो है टीएमसी को वोट नहीं किया था, वही अत्याचार टीएमसी के गुंडों ने, वही हिंसा और डराना धमकाना और अमानुषिक व्यवहार, तो ये सब मोदी जी ने ममता बनर्जी से करवाया। अपने राज्यपाल जो जगदीप धनखड़ जी हैं, उनको अपमानित भी करवा रहे हैं, सब कुछ निस्वार्थ वोट के लिए। तो जिसका इतना यानी सब कुछ यानी अवाम पिसती रहे, उसके खुद के कार्यकर्ता भोगते रहें, और सिर्फ वोट के लिए जिसका इतना गिरा हुआ विचार हो, गंदा विचार हो, वह इस मुल्क को मोदी जैसे लोग क्या दे सकते हैं। और यही हुआ भी कि जब दोबारा उपचुनाव हुआ तो वहां के कार्यकर्ता इतने डिमोरलाइज हो गए कि हमारा प्रधानमंत्री खुद जो है ममता बनर्जी के गुंडों से मरवाता है। तो किस तरह से उनका जो है जो उपचुनाव हुआ अभी लगभग 3-4 महीने पहले, उनका वोट परसेंटेज कितने पर आ गया था? 15-20 पर। तो और यही नहीं, पूरे देश को हर वक्त जो है इन देश विरोधी ताकतों के द्वारा जो है जो तांडव जो करवाते हैं मोदी जी, और जो पूरी छूट दिए हुए हैं, हर मौके पर जो है देश जो है वो शर्मसार हो रहा है। अब मोदी जी के पक्ष में जो माहौल जो बनाने वाले हैं, कहते हैं भाई देश की सुरक्षा को इन्होंने कितना ऊंचा कर दिया। हाँ, किया है। उन्होंने सेनाओं के लिए जो ये जेएनपीसी है, सिर्फ दलाली के चक्कर में ये जो है सन 1986 से जब से वो बोफोर्स कांड हुआ, सिर्फ दलाली के ही चलते इसने एक सुई तक नहीं खरीदा। और जो है सेना को आधुनिक बनाने में जरा भी इसने जो है वो सहयोग नहीं किया सेना का, इस जेएनपीसी ने, सिर्फ दलाली और पैसे के लिए। तो मोदी जी आने के बाद जो है उस सेना के लिए जो भी जरूरत थी, या यहाँ तक सैनिकों के लिए जो
जो जो बूट होता है, जो जो सेफ्टी बेल्ट होता है, वो तक इसने जो है, इसे जेएनपीसी की सरकारों ने वो उतनी मिनिमम आवश्यकता को भी पूरा इसने नहीं किया, सिर्फ दलाली के पैसे की लालच में, जो कि कोई दलाल इसको मिला नहीं, इसलिए नहीं किया। तो अपनी सेना के लिए मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, मानता हूँ। और राफेल लाए और कई और फाइटर, कई जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम S-400, और इजराइल से भी कई हथियार है। तो अपनी सेना को इन्होंने वो इक्विप किया, सहायता दिया। सड़कें भी जो कि सीमा पर नहीं थी, इन गद्दारों ने, जेएनपीसी वालों ने चीन को घुसने का, भारत की सीमा में घुसने का इन जेएनपीसी गद्दारों ने पूरा इंतजाम किया हुआ था। यानी सीमा पर सड़क थी ही नहीं कि हमारी सेना कुछ ऐसे आवश्यकता पड़ने पर वो वहां पर पहुंच सके। तो कितनी बड़ी गद्दार है जेएनपीसी, वो हर मौके पर गद्दारी करती है, लेकिन उसकी गद्दारी को कोई नहीं कहता। न तो अखिलेश बोलते हैं, न तो मायावती बोलती है, न तो वो लालू बोलता है कि कितनी बड़ी गद्दार हो ये जेएनपीसी। न तो टीएमसी की ममता बनर्जी बोलती है, न तो ये शरद पवार बोलता है, और दक्षिण की भी जो पार्टियां डीएमके, एडीएमके और टीडीपी इत्यादि, शिवसेना भी नहीं बोलती। तो ये सब जो है सिर्फ यानी जनता की भावनाओं का जरा भी सम्मान नहीं, देश की आवश्यकताओं का जरा भी सम्मान नहीं। यदि जनता की भावनाओं का थोड़ा भी सम्मान होता तो बोलते नहीं भाई कि ये जेएनपीसी जो है बहुत बड़ी गद्दार है। तो बात सिर्फ जो है समाजवादी पार्टी तक ही नहीं है कि वो इस राहुल या जेएनपीसी को सबसे बड़ी गद्दार, सबसे बड़ी देश की लुटेरी या डकैत के रूप में एक शब्द नहीं बोलती है। यही फितरत, यही चरित्र जो है आरजेडी या उसके लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव का भी है। वही जो है टीएमसी की जो ममता बनर्जी है, उसका भी लगभग चरित्र और फितरत लगभग यही है, और भी पार्टियों का। तो ये कभी भी ये अवाम के हितैषी है नहीं। और इनका भी देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी, हमने इतनी खतरनाक, इतनी देश की दुश्मन और देश के शत्रु और देश के सबसे बड़ी गद्दार जेएनपीसी को हर तरह से जो है सुविधा देना, हर तरह से जो है सहूलियत देना और देश को शर्मसार करना। देश ने देखा होगा कि 26 जनवरी जो हमारा राष्ट्रीय दिवस है, उस दिन इन्होंने अपनी ही दिल्ली पुलिस को पिटवा दिया, घायल करवा दिया। और एक आतंकवादी तो जो है वो ट्रैक्टर के द्वारा हमारे दिल्ली पुलिस के जवान पर ट्रैक्टर चढ़ा करके उसकी जान लेने का वो प्रयास कर रहा था। तो राष्ट्रीय दिवस के दिन आतंकवादियों, और वो आतंकवादी जो वो सतवंत पन्नू करके है, वो महीनों से चेतावनी दे रहा था कि जो कोई भी लाल किले पर वो आतंकी या खालिस्तान का झंडा फहराएगा उसको $1 लाख देगा। ये बराबर जो है वो जो है सतवंत पन्नू जो है खालिस्तानी आतंकवादी, पता नहीं इंग्लैंड में, पता नहीं वो कनाडा में है या अमेरिका में है, वो बराबर उका रहा था। उसके कहने के बावजूद भी मोदी जी ने पूरा मौका दिया इन खालिस्तानी आतंकवादियों को कि हमारा राष्ट्रीय गौरव लाल किले पर चढ़ करके, हमारे राष्ट्रीय गौरव तिरंगों को हटा करके
खालिस्तानी झंडा वो फहराए। जबकि दिल्ली पुलिस भी थी, लाल किले में जो है वो सेना की टुकड़ी भी थी, छावनी है उसमें। तो हर मौके पर ये जो है देश विरोधी ताकतों के आगे, आतंकवादी ताकतों के आगे ये मोदी जी ने शर्मसार किया हुआ है देश को। देश भूलता नहीं है इसको। और उस पर से इनकी भाषण की सबका साथ सबका विश्वास कितना 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 दिल पर चुभता है, कितना मजाक उड़ाता है कि यानी जो देश को शर्मसार करता हो और वो कहे कि नहीं सबका साथ सबका विश्वास। आप पर विश्वास जनता नहीं कर सकती, और जनता नहीं कर सकती। आप पर विश्वास वो राहुल का हो सकता है, अखिलेश का हो सकता है, ममता बनर्जी का हो सकता है इत्यादि, लेकिन जनता का नहीं है। देखिए इतना जो काम हुआ है, मानता हूं कि मोदी महोदय ने कम से कम जो है ये सागर माला, भारत माला के तहत जो है यानी आर्थिक प्रगति के लिए वो तमाम काम हो रहे हैं, और तमाम सड़कें बन रही हैं, तमाम जो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की भी बात हो रही है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मैंने वो दादरी से JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, और वहाँ से लुधियाना से दानकुनी वो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और भी 4 फ्रेट कॉरिडोर बनने की बात है। और इसके बाद जो है वो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, लॉजिस्टिक पार्क्स, और सागरमाला में जो जितने भी हमारे बंदरगाह हैं उनका आधुनिकीकरण, और जो हमारे देश के दूर दराज डिफिकल्ट जो मुश्किल क्षेत्र हैं वहाँ भी सड़कें, एक्सप्रेसवे और रेल लाइन का जाल। तो ये देश की आर्थिक प्रगति का ये आधारभूत ढांचा है। और इसकी सिफत देखिए कि ये किसी भी जागरूक नागरिक के लिए वो जानकारी है। आपके इस काम को ढकने के लिए ये समाजवादियों ने और JNPC वालों ने, और इस प्रकार उन्होंने पूरा जनता में ये फैला हुआ है कि मोदी ने सब बेच दिया। यही तो एक सोचने वाली बात है कि यह माने जो देश के लिए इतना काम हो रहा है, ये समाजवादियों ने और JNPC वालों ने ये फैलाया कि मोदी ने सब कुछ बेच दिया, रेल बेच दिया और हवाई जहाज बेच दिया, वो कर दिया। यानी इतने सब काम को ढकने के लिए, और आपके 12 करोड़ कार्यकर्ता और पदाधिकारी उनके इस अफवाह का जवाब नहीं दे पाए। और ये तो एक पक्ष है। और ये सब सुनते हुए भी बड़ा मन को दुख होता है कि जहां पर इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, वो भी चीन के टक्कर का। जैसे मैंने सुना था कि चीन में जो है 1 लाख किलोमीटर के ऊपर एक्सप्रेसवे वहां बना हुआ है, और भारत में जो योजना है वो एक्सप्रेसवे बनाने की मोदी जी के तत्वाधान में, वो लगभग 83,000 किलोमीटर की है। थोड़ा सा और बढ़ जाएंगे तो 1 लाख को पार हो सकता है। इतने बड़े बड़े काम हैं, माने हमारे देश के आधारभूत आर्थिक ढांचे को बनाने के लिए वो जरूरी है, जो कि चीन आज से 20-22 साल पहले कर रहा था, वही काम भारत अब कर रहा है। इन सारे देश के हित के काम को मोदी जी के तत्वाधान में पूरा ढक दिया गया है इन देश विरोधी ताकतों, JNPC के द्वारा, समाजवादियों के द्वारा झूठ कि मोदी ने सब बेच दिया। आपने जो उद्योगपति हैं और जो
व्यापारिक घराने हैं, जिनके पास कैपिटल है, जिनके पास पूंजी है, उसी पूंजी का वो उपयोग करके जो है इसमें वो किया हुआ है। ये मालूम है हमको। कुछ को लीज पर, कुछ को जो है डिमोनेटाइज करके, वो भी कोरोना की अवधि में। तो इतने बड़े काम को ढकने के लिए समाजवादियों के द्वारा, जेएनपीसी के द्वारा इस तरह का झूठ वो फैलाना कि मोदी ने सब बेच दिया है, इस झूठ और अफवाह को आपके 12 करोड़ कार्यकर्ता नहीं कर पाए, वो भी जानबूझ करके, कि इस देश में प्रचार जेएनपीसी का हो। जेएनपीसी को किस तरह से आप उसको फलने फूलने के लिए जेएनपीसी की बात देश जो है वो महत्व दे। जेएनपीसी जो कह रहा है वो सही कह रहा है, इस तरह का इंप्रेशन वो फैलाने के लिए आप हर वो सहायता उसकी करते हैं। कौन जेएनपीसी? आप किसी की सहायता करते, किसी गरीब की करते, और लेकिन देश के जो सबसे बड़ा अभिशाप, सबसे बड़ा गद्दार है, सबसे बड़ा देश का दुश्मन है। और सिर्फ जेएनपीसी नहीं, जिसने सरेआम खुलेआम इसने नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उस कन्हैया कुमार को आपने जो है अदालती प्रक्रिया में उलझा करके आपने उसको कितनी सफाई से उसको बचाया। आपके मोदी जी, आपके जितने भी प्रवक्ता हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, उसको देश का सबसे खतरनाक गद्दार नहीं वो कहते हैं, बस उसको टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। यही तो आपकी गद्दारी है देश के खिलाफ। ये राहुल गांधी कितना खतरनाक गद्दार है, उसको बचाने की साजिश जो आप और आपकी पार्टी जो कर रही है, वह देश देख रहा है। आप उसको विरोध पक्ष की तरह जो ट्रीट करते हैं, विरोध पक्ष की तरह ट्रीट करते हैं, और जितना वो सत्ता में सब रहते हैं, जितनी सुविधा उनको मिलती, उससे अधिक सुविधा जो है आप सत्ता में रहते हुए उसको दे रहे हैं। किसको? देश की जो सबसे बड़ी अभिशाप और गद्दार पार्टी है, जेएनपीसी को। आप जो है और देश इतने बड़े गद्दार उसको राहुल गांधी को गद्दार के रूप में न जाने, गद्दार के रूप में न देखे, और उसी तरह से उसको नस्ते में नाबूद न करे, जो है इसके लिए जो है आपके जो सिपह सालार हैं, या अच्छा, एक तो जो आपके जितने प्रवक्ता हैं बस बोलते हैं, वो नासमझ जो है वो 52 वर्ष का जो है नासमझ माने बच्चा है, नौजो के। आपके जो है सिपह सालार माने सोशल मीडिया पर पप्पू बोल करके, कभी पप्पू, कभी वो आलू और सोना वाली कहानी प्रस्तुत करके हंसी मजाक में, प्रहसन में, विनोद में उसके जो खतरनाक, यानी अपने मुल्क के प्रति जो खतरनाक उसका फितरत है, उसको ढकने की एक बहुत बड़ी साजिश आप और आपकी पार्टी कर रही है कि पप्पू यानी पप्पू समझ करके आप उसमें आनंद उठाइए, आनंदित हो जाइए, और लेकिन उसके आगे मत बढ़िए कि यह कहने में, यह समझने में ये पप्पू नहीं है, यह देश का खतरनाक बहुत बड़ा गद्दार है ये। और यही नहीं, डोकलाम के मुद्दे पर, जबकि भारत और चीन के बीच में करीब 3 या 4 साल पहले, जबकि भारत और चीन के बीच में युद्ध और तनातनी जैसी स्थिति बनी हुई थी, अपने दुश्मन चीन के राजदूत से ये गद्दार राहुल गांधी रात के अंधेरे में चोरी छुपे मिलता है। ये आपको मालूम है?
मोदी महोदय आज तक आपने जांच नहीं करवाई कि आखिर वो रात के अंधेरे में मिल करके वो कौन सी सूचना, कौन सी जानकारी अपने दुश्मन चीन को दे रहा था, जिसमें कि उस दुश्मन चीन के साथ भारत की जो है युद्ध और तनातनी जैसी स्थिति बनी हुई थी। तो किस तरह से इस देश के अभिशाप को बचा रहे हैं, देश को जानना चाहिए और देश देख रहा है। 2008 में इसी राहुल गांधी ने कम्युनिस्ट पार्टी अब चाइना से समझौता करके जो $800 मिलियन का रिश्वत लिया राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए, उस समझौते में क्या था? अब बोलते हैं कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं, तो उस समझौते में क्या था उसकी भी जांच आपने नहीं करवाई। क्यों? कि इस राहुल गांधी को बचाना है। और शायद आप उसी परंपरा को जारी रखे हुए हैं कि जीएनपीसी को किस तरह से बचाना है। आपके जो ये अटल बिहारी वाजपेयी महोदय थे, 1999 से या 98 से लेकर के 2004 तक प्रधानमंत्री थे, तो यही राहुल गांधी अमेरिका के बोस्टन शहर में ड्रग की स्मगलिंग करते हुए, यानी नशीली दवाओं की स्मगलिंग की तस्करी करते हुए वो पकड़ा गया था। तो आपके वाजपेयी महोदय ने प्रधानमंत्री की क्षमता और उसके प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए उसको ड्रग स्मगलिंग के अपराध से बचाया उन्होंने। ये परंपरा है। अरे देश तो ये भी देख रहा है कि आपके जो संस्थापक थे वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उसको नेहरू ने शेख अब्दुल्ला के जरिए जम्मू कश्मीर की जेलों में मरवाया था। आपको इतना भी नैतिक साहस नहीं हुआ कि उसको कि अपने जो आपकी पार्टी के जो संस्थापक थे, जिनकी रहस्यमय ढंग से साजिशन जो है जिनको मरवाया गया था, उसकी जांच तो आप करवाते हैं। सिर्फ गद्दार नेहरू को बचाने के लिए। तो देश ये देखे इस बात को। कुछ लोग हमसे कहते रहते हैं, फोन करते रहते हैं कि साहब आप जनता को जगा रहे हैं, जनता में सुधार ला रहे हैं कि जनता देश के विषय में सोचे, लोगों के विषय में सोचे। मैंने कहा हाँ भाई, तो हाँ वो जनता जो है वो सुधर जाए और अपने जो भारतीय और अपने भारतीय भाई बहनों की चिंता करे, देश की चिंता करे, भारतीयता के आधार पर एक हो। मैंने कहा हाँ भाई, तो फिर आगे बढ़ के कहते हैं, अरे साहब आप कहाँ जाते हैं, जनता ही दुष्ट है, जनता ही पागल है, कहाँ आप जा रहे हैं, सब कुछ जो है और आप उसी को जो है वो ठीक करना चाहते हैं। आपकी जो है यानी सैकड़ों पीढ़ियां खप जाएंगी। ये जो जनता पागल है, जो दुष्ट है, ये जो है मतलब ये जनता सुधरने वाली नहीं है। मैंने कहा कि यदि आप ही की बात को माना जाए, और कुछ सच्चाई भी है कि सारी समस्याओं का उद्गम स्थल जो है हमारी आवाम से ही है। आवाम में ये पहचाने की क्षमता बिल्कुल निकल गई है ही नहीं कि ये इतनी खतरनाक जो है ये समाजवादी पार्टी, इतनी खतरनाक जो जीएनपीसी, उसको खतरनाक नहीं दिखती है। और कम से कम 2.5 साल से जो भारतीय जनता का दल बताना चाह रहा है, कम से कम ये वीडियो को पूरा जो है वो प्रसारित किया गया होता तो जन जन तक की बात पहुंच जाती कि ये जीएनपीसी इस मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए कितनी खतरनाक है, उसका इतिहास है।
और जो है जो समाजवादी समाजवादी पार्टी जो सत्ता में आने के लिए इतनी आतुर दिखती है, उसका चरित्र क्या है? बहुजन समाज पार्टी का चरित्र क्या है? टीएमसी और जो टीएमसी या ममता बनर्जी का चरित्र क्या है? तो यदि ये प्रचारित किया गया होता, हम जो है दिल्ली वो दिल्ली जो चुनाव से ही कह रहे हैं कि भाई लोग हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जो वो नोटा दबाएं। ये जो पिछले साल जो हुआ था चुनाव विधानसभा का, उसमें भी हमने निवेदन किया था कि इन ताकतों से छुटकारा पाने के लिए जो है वो नोटा का इस्तेमाल किए। हालांकि शिकायतें तो ऐसी भी आई है कि नोटा लोगों ने दबाया था। कुछ इस चुनाव आयोग का तिकड़म है उस ईवीएम मशीन में कि जितना लोग नोटा दबाते हैं उसमें वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है। खैर कोई बात नहीं है। हमने उनसे ये कहा, जिन लोगों ने कहा कि भाई वो जो जनता इस तरह से अपने विवेक का सही प्रयोग नहीं कर पा रही है, सारी समस्याओं का जो है वो उद्गम स्थान वही है। तो और लेकिन इससे इसका जो दुष्परिणाम है, यानी दुष्परिणाम क्या है कि जिन ये समाज विरोधी ताकतों को यदि पूरी जागरूकता होती तो ये सारी ताकतों को, चाहे वो जीएनपीसी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे ये बीजेपी हो, और ये जो है इस टाइप की सारी पार्टियों को यदि पूरी जागरूकता इस तरह की होती भाई कि हमारे लिए या सभी जनता के लिए देश जो है वो सर्वोच्च है, और इसके बाद हमारी आवाम जो है वो सर्वोच्च है, और पूरी आवाम हमारी हमारी अपने ही भारतीय भाई बहन। यदि ये भावना वो जन तक रहती तो इनको जो है देश का सबसे बड़ा शत्रु के रूप में समझ गई होती, और इसको देश के बाहर कर दिया गया होता। तो जो ताकतें पूरी जागरूकता की स्थिति में ये पात्रता रखती हैं कि उनको देश के बाहर कर दिया जाना चाहिए, या इस देश का कानून ठीक से ऑपरेट हो तो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, उन ताकतों को इसी प्रवृत्ति, कौन सी प्रवृत्ति कि हम ये अपने उस विवेक का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, या जो है करने में अक्षम हो रहे हैं कि ये देश के दुश्मन हैं, वो देश समाज के दुश्मनों को हम चुन रहे हैं, और विधानसभाओं में भेज रहे हैं, लोकसभा में भेज रहे हैं, और जो है सत्ता में भेज रहे हैं। तो उससे वो आवाम तो त्रस्त है ही, देश भी जो है बहुत मुश्किल में है, बाकी आवाम भी बहुत मुश्किल में है, और जो गरीब किस्म के मजलूम किस्म के जो अपनी भारतीय आवाम है, गरीब किस्म की, किसी के मुंह से तो ये भी सुनने को मिलता है, कह रहे साहब हमारी नसीब में है, ये है उनके अत्याचार को सहना मेरी नसीब में है। वो नेता है ना, वो राजा है। तो क्या इस देश की और आवाम की दुर्दशा को देख करके क्या ये फर्ज नहीं बनता है कि हम अपने आवाम को बताएं कि भाई आप सर्वशक्तिमान हैं, आप निराश होने के लायक नहीं हैं, आप अपना वजूद और असलियत और अपनी पहचान पर आइए, भारतीय बनिए। भारतीय बनने के लिए भारतीय आप हैं, उस तरह से सोच, उस तरह से आचरण व्यवहार करिए, एक होइए, और इनको जो पात्र हैं, जिसकी पात्रता है कि इनको देश के बाहर
कर देना चाहिए। तो कम से कम ईवीएम मशीन पर इनको शून्य करिए और अपनी दुर्बलता को दूर करिए। आपको दुर्बल करने के लिए, आपको निर्बल करने के लिए, आपको शक्तिहीन करने के लिए ये सारी जो है देश विरोधी ताकतें एक हैं, एक साथ में हैं। आपको जातिवाद के खतरनाक हथियार से, संप्रदायवाद के खतरनाक हथियार से या सांप्रदायिकता के खतरनाक हथियार से, भाषावाद के खतरनाक हथियार से और भाषा के आधार पर जो प्रांत बने हैं वो प्रांतवाद के खतरनाक हथियार से आपको कमजोर कर रहे हैं। कमजोर करने में सब ये समाज विरोधी, भारतीय समाज विरोधी, भारत और देश विरोधी ताकतें एक साथ है। तो अब तो ये एक तरह से है कि इन ताकतों को अब आप फैसला आपको करना है कि इन ताकतों का शिकार होना है कि एक होकर के इनको माकूल जवाब देकर के इनको इनकी जो पात्र जगह है वहां पर इनको पहुंचाना है और शिकार होकर के फिर इनके दुष्कर्मों को, इनके कुकर्मों को, इनकी वो कारनामों को भुगतना है। ये फैसले की घड़ी है। इसलिए जो है अपने देखिए, मानता हूं कि कठिन काम है। हमसे भी कई लोगों ने कहा है साहब ये बिल्कुल माने नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, असंभव है, जनता जो है वो सुधरेगी नहीं। मैंने कहा कि भाई हमको तो अपने इस देश के जितने भी महापुरुष हैं उन पर अटूट विश्वास है। हमारे जैसे कि हमारे स्वामी विवेकानंद, बाबा साहब अम्बेडकर, हमारे जो संत रहे हैं, रामकृष्ण परमहंस, गुरु नानक जी और कबीर और संत रविदास, तमाम संत हैं। और इसी प्रकार एक संत महात्मा ने कहा था कि जो काम यानी पूरी आवाम की भलाई का हो और जो काम जो है जिसमें पूरे देश का हित हो, वही काम करने योग्य है, चाहे वो काम कितना भी कठिन क्यों न हो, क्योंकि आसान काम सभी करते हैं। तो हमने जानबूझ करके कठिन काम ही लिया है, लेकिन ये कठिन काम हमारी आवाम जो है उसको आसान कर सकती है। और अपने असली पहचान कि हम भारतीय हैं उस पर आ जाए और भारतीयता के आधार पर एक और भेद विभेद को जो है बिल्कुल समाप्त करना है। हमारे देखिए, भारतीयता का एक बात बताना जरूरी है, भारतीयता का कोई प्रचार नहीं करना है, उसका कोई पोस्टर नहीं लगाना है, न तो उसकी कोई होर्डिंग लगाना है कि भारतीयता 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 करके, न कोई पोस्टर, न कोई होर्डिंग, न कोई बैनर। और ये सिर्फ हमारे मन में होना चाहिए और हमारे आचरण और व्यवहार में होना चाहिए कि हम किसी से आचरण व्यवहार करें तो फर्क न करें। जो पूरे देश के लोग फर्क करते हैं ना। और ये जो ताकतें हैं, जैसे मान लीजिए कि ये समाजवादी पार्टी का शासन होगा और तो अभिशाप तो देगी, पूरा जो शासन तंत्र सिस्टम जो है वो जातिगत जो है यानी हो जाता है। और इनका ना हो तो दफ्तरों में जो है जाति के आधार पर पक्षपात। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे दृष्टिकोण में ये होना चाहिए कि सभी लोग हमारे भारतीय भाई बहन हैं। हालांकि ये दृष्टिकोण जो कि बहुत दिनों से यानी कुछ और रूप में एक बहुत बीमारी के रूप में वो जड़ पकड़ा हुआ है, लेकिन उसको जड़ से उखाड़िए और ये दृष्टिकोण आना चाहिए। और ये दृष्टिकोण और ये व्यवहार जो है और देश जो विकसित हैं उनमें यही है। जापान के जितने नागरिक हैं अपने जापानी ही मानते हैं। तो ये
क्योंकि बहुत हो चुका। जो बताइए, कभी कभी आपने वो कल्पना की थी कि बड़े से बड़े अपराधी जो है उनको आप चुन रहे हैं, बड़े से बड़े जो बड़े से बड़े जो ये माने जो दुष्कर्म करने वाले वो चुने जा रहे हैं, बड़े से बड़े जो भ्रष्टाचारी हैं उनको आप चुन रहे हैं, देश के दुश्मनों को चुन रहे हैं, समाज के दुश्मनों को आप चुन रहे हैं। तो ये अभिशाप है ना, और वो भी सत्ता आपके हाथ में है, सर्वशक्तिमान आप हैं। तो इन ताकतों के आगे जो है आप दुर्बल मत होइए और निर्बल मत होइए, आप अपनी ताकत दिखाइए। और भारतीय जनता ताकत तो सदैव आपको जो आपकी वास्तविक स्थिति है कि आप सबसे बड़े ताकतवर हैं, सर्वशक्तिमान हैं इस देश में, और आपकी इच्छाओं के अनुसार जो है ये काम मैंने जो भी व्यवस्था चल रही है, आप जो है वो निराशा की स्थिति में न रहे कि सब वो अक्सर किसी से बात करिए, सब वो नेता है। जो नेता है ना, ये कहने का मतलब है कि जो इस तरह का जो तर्क लोग देते हैं, उनका कहने का मतलब है कि हम तो इसी सोच में पड़े रहेंगे, हम तो जो जातिवादी जो सोच पड़े रहेंगे, और जो है इनको इन जातिवाद के आधार पर जो समाज को बांट करके जो है वोट सत्ता हथियाते हैं, उनको समर्थन करते रहेंगे, और इस तरह से कहते भी रहेंगे कि भाई वो तो नेता है और हम तो पब्लिक हैं। और ऐसे लोग ही जो है हर चीज के लिए जो है वो दोषारोपण करते हैं नेताओं को। तो नेता भी जो खेती करते हैं हमारी आपकी मानसिकता पर करते हैं। तो हमको अपने दृष्टिकोण को, खास करके मनसा वाचा कर्मणा, माने कि हमारे मन में, हमारे आचरण में, व्यवहार में, हमारी वाणी में सिर्फ ये आना चाहिए कि पूरे देश के लोग अपने ही भारतीय भाई बहन हैं, इस तरह का व्यवहार। और जो स्थानीय स्तर पर जो सबको सम्मान देने वाली बात है, ये जो कि पिछले कुछ एपिसोड के माध्यम से बताया गया था, सम्मान देना प्रत्येक भारतीय भाई बहनों को समानता के आधार पर, यह सबसे आवश्यक है। और सम्मान न मिलने की स्थिति में हमारे इसी भारतीय समाज के, खास करके जो उपेक्षित हमारे भारतीय भाई बहन हैं, वो कभी इस बात से उनको कष्ट है, दुखी हैं। तो भारतीय जनता दल बराबर ये बात कहता रहता है कि हमारे जो उपेक्षित भारतीय भाई बहन हैं, उनको बराबरी का सम्मान दीजिए। और ये सारी व्यवस्थाएं हैं हमारी, भारतीय संविधान जो सबको बराबरी का वो देता है। और इससे देखिए, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का एक बहुत बड़ा विवाद चलता है अपने देश में, लेकिन जिस समय सभी लोग अपने को भारतीयता के आधार पर जो है व्यवहार करना शुरू कर देंगे, आचरण व्यवहार करना शुरू कर देंगे, सोचना शुरू कर देंगे, बोलना शुरू कर देंगे, तो ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, और देखिए अल्पसंख्यक वो मंत्रालय बन चुका है, और वो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री, ये सब गंदगी वाली बात। तो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का ये जो जुमला है, जो तमाम इस पर जो है वोट बटोरने की जो साजिश है, जो राजनीति है, उसका भी अंत हो जाएगा। दलित, गैर दलित और जो है सवर्ण, फलाने ढिकाने सब मिट जाएगा। सभी लोग भारतीय नागरिक बनने में ही अपनी प्रतिष्ठा देखिए। भारतीय नागरिक का जो कद है वो सबसे ऊंचा है, जो है किसी ने कहा है कि हम भारतीय हैं शुरू से आखिर तक और हमेशा।
और इसके अलावा हमारा न तो कोई वजूद है न तो कोई पहचान। तो इसके आगे बनता है कि क्यों, अच्छा, और क्योंकि इसके आधार पर हमको वो हिंदू कहने पर या मुस्लिम कहने पर या ईसाई या सिख कहने पर या ठाकुर ब्राह्मण राजपूत या ब्राह्मण कहने पर या बंगाली और तमिल कहने पर गर्व का कोई सवाल ही नहीं है। इन पर गर्व करने का सवाल नहीं है, क्योंकि हमारे भारतीय कद के आगे ये सब जो है बहुत बौने और छोटे हैं। तो हमारा जो सबसे ऊंचा कद है भारतीयता, उस पर आइए और सभी को सम्मान दीजिए। और कुछ शरारती तत्व, खास करके वो बोलते हैं कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को पंचपुत बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों की प्रवृत्तियों को कुचलने की बात करिए, उनको लताड़िए और भारतीयता आधारित जो है सद्भाव लाइए। इसका इलाज है, और जितना जल्दी ला देंगे उतने जल्दी इन समाज विरोधी ताकतों, देश विरोधी ताकतें जो है, जो राजनीतिक दलों के विषय में है, इनसे हमारा आपका भी, अपनी आवाम का भी और देश का छुटकारा इनसे मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, इजाद हो जाएगा। तो इसलिए भारतीयता के आधार पर एक होकर के जो ये मौका आया है, सिर्फ नोटा 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 दबाइए, और वो नोटा का प्रतिशत जो है 80-90 भी, अब तो ऐसा भी है, तमाम आवाजें आ रही हैं अपनी आवाम की खास करके उत्तर प्रदेश से, कि हमारे आदरणीय मतदाता गण भारतीय भाई बहन उत्तर प्रदेश के भी, उत्तराखंड के भी, पंजाब के भी, गोवा के भी और मणिपुर के सभी लोग भारतीयता के आधार पर एक होकर के इस जो है ईवीएम मशीन पर नोटा को दबाइए, 80 या 90% भी आगे बढ़ाइए, सबको माकूल जवाब मिल जाएगा। इन समाज विरोधी, देश विरोधी ताकतों को भी मिल जाएगा और चुनाव आयोग को भी मिल जाएगा, उसके मुंह पर भी तमाचा वो मिल जाएगा, जो कि हमारे भारतीय भाई बहनों को मौत के मुंह में, यानी वो देख रहा है कि मौतें हो रही हैं और वो जानबूझ के झोंक रहा है उसमें। तो ये निवेदन है कि आप जो है भारतीयता के आधार पर एक होकर के सिर्फ नोटा 80-90 तक जो है उसको पहुंचाइए, भारतीयता के आधार पर एक होकर के सारी ताकतों को। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।